Hi everyone, this is Dinkar and welcome to all of you in another episode of Veritas। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेटर ऑफ इंटेंट की जो यूरोपियन सिक्योरिटी का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है। जी हाँ, ये है यूक्रेन और स्वीडन के बीच का हिस्टोरिक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। और ये कोई छोटा मोटा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसके अंदर लिखा हुआ है फ्यूचर को प्रोडक्शन, फाइटर जेट कोलैबोरेशन और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, स्वीडन जो हमेशा से न्यूट्रल रहा था अब ओपनली एक साइड चूज कर रहा है। क्या ये एक नया कोल्ड वॉर ब्लॉक क्रिएट करेगा और रशिया का रिएक्शन क्या है? आइए समझते हैं सारी जानकारी और सारी कहानी स्टेप बाय स्टेप। बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों, यूक्रेन और स्वीडन ने दो अलग अलग लेटर ऑफ इंटेंट साइन किए हैं। पहला अगस्त 2025 में जो कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के लिए था, और दूसरा अक्टूबर 2025 में एयर कैपेबिलिटीज़ के लिए, मतलब फाइटर जेट्स के लिए। इस लेटर ऑफ इंटेंट का सबसे बड़ा क्लॉज ये है कि यूक्रेन और स्वीडन दोनों को प्रोड्यूस करेंगे इक्विपमेंट इन बोथ द कंट्रीज़, मतलब फैक्ट्रीज बनेगी यूक्रेन में भी और स्वीडन में भी। और इस क्लॉज का दूसरा पार्ट है स्वीडन का सैब जेस 39 ग्राइपेन ई फाइटर जेट्स, जिसे लेने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है यूक्रेन ने, जो कि 100 से 150 के बीच होगा। बट इसकी डिलीवरी अभी नहीं, 10 से 15 साल के अंदर ग्रेजुअली होगी। और अगर देखा जाए तो इस डील का मेन फोकस 5 चीज़ों पे है: जॉइंट प्रोडक्शन, नॉलेज शेयरिंग, पायलट ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लाइन है इस डॉक्यूमेंट में जिसे सबको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और वो है दिस लेटर ऑफ इंटेंट डज नॉट क्रिएट लीगल और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। मतलब ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है जिससे फ्यूचर में डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ विल बोथ कंट्रीज कोऑपरेट। इसमें स्वीडन प्रोवाइड करेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम सैब कंपनी, ग्राइपेन ई सिस्टम का डिज़ाइन एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल नो हाउ, और यूक्रेन प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरिंग बेस, स्किल्ड इंजीनियरिंग मैन पावर और बैटलफील्ड एक्सपीरियंस जो रियल वर्ल्ड टेस्टिंग में इनवैल्यूएबल है। तो दोनों मिलके एक को प्रोडक्शन हब बनाएंगे जहाँ से फ्यूचर में यूरोप के दूसरे नेटो कंट्रीज़ भी सप्लाई ले सकते हैं। यानी ये सिर्फ बायलैटरल नहीं, पैन यूरोपियन डिफेंस प्रोजेक्ट बन सकता है। अब अगर हम यहाँ पे स्वीडन के पर्सपेक्टिव को समझे, उनके पोजीशन को समझे, तो आप हिस्ट्री में देखेंगे स्वीडन 1809 से न्यूट्रल रहा है। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 दोनों में स्वीडन ने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं किया, और उसका रीज़न सिंपल था, ज्योग्राफी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, नॉर्डिक कंट्रीज जैसे कि स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे हमेशा से रसिया और यूरोप के बीच एक बफर जोन रहे हैं, और इन्हीं वजह से स्वीडन ने अपनी इकॉनमी और वेलफेयर मॉडल दोनों बिल्ड किया न्यूट्रलिटी के बेसिस पे। लेकिन 2022 में जब रशियन ने यूक्रेन इन्वेड किया, तब यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हिल गया। सडनली स्वीडन और फिनलैंड दोनों को लगा न्यूट्रलिटी अब सर्वाइवल गारंटी नहीं दे सकता है, और एज ए रिजल्ट हम देख रहे हैं कि फिनलैंड ज्वाइंड नेटो इन 2023, स्वीडन ज्वाइंड नेटो इन 2024, और अब 2025 में स्वीडन सिर्फ अलायंस मेंबर नहीं बल्कि एक्टिव डिफेंस प्रोड्यूसर बन रहा है। ये टाइम सेंसिटिव मूव है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग सब कुछ होता है। रसिया अभी बिजी है यूक्रेन में, यूरोप इसी विंडो में अपनी अलायंस कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मीन फॉर यूरोप सिक्योरिटी। तो इस डील का मतलब है यूरोप अब डिफेंस डोनर नहीं, डिफेंस बिल्डर बन रहा है। यूक्रेन के थ्रू यूरोप अपना इंडस्ट्रियल बेस ईस्ट वर्ड एक्सटेंड कर रहा है। ग्राइपेन ई जेट्स एक हाईली एफिशिएंट, इजीली मेंटेनेबल और स्मॉल एयरफील्ड से ऑपरेट करने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट की खासियत यह है कि ये रशियन सुखोई 35 या मिग 31 के कंपैरिजन में चीपर है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ बहुत ही एडवांस है इनका। इसका रिजल्ट ये होगा कि यूरोप का नॉर्दर्न एयरशील्ड बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इससे फ्रॉम नॉर्वे टू यूक्रेन एक कंप्लीट रडार और एयर डिफेंस कॉरिडोर बन सकता है। नाउ रसिया ने बहुत ही इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स दिया है इसको लेकर। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस डील पर कहा, दिस इज अनदर प्रोएक्टिव स्टेप बाय नेटो कंट्रीज टू मिलिटराइज ईस्टर्न यूरोप। रशियन मीडिया आउटलेट जैसे आरटी और स्पुतनिक ने इसे प्रॉक्सी एक्सपेंशन बोला है। रसिया के लिए ये डेंजरस सिग्नल है क्योंकि स्वीडन और यूक्रेन दोनों अब नेटो इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हैं। मॉस्को ने थ्रेटन भी किया है कि अगर ग्राइपेन ई जेट्स यूक्रेन में डिप्लॉय हुए तो काउंटर मेजर्स लिए जाएंगे। बट अगेन ये आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, क्योंकि रसिया ऑलरेडी मल्टी फ्रंट स्ट्रेस में फंसा हुआ है और एक और वॉर रसिया झेल नहीं पाएगा। वैसे मुझसे पूछोगे तो मैं इसको मानता हूँ कि ये यूरोप का एक लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, नॉट अगेंस्ट टुडेज वॉर बट टुमारोज इंस्टेबिलिटी।
और इसको लेके स्वीडिश प्रेस में बोला गया है कि अ न्यू डिफेंस सॉलिडारिटी पैक्ट इन एम्ब्रो, मतलब वो लोग भी मान रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए यूरोप ये बताने की कोशिश कर रहा है दैट दे आर रेडी टू प्रोवाइड यूक्रेन नॉट ओनली मोरल सपोर्ट बट ऑल्सो इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। और ग्रैपेन डील देखा जाए तो वैसे सिंबॉलिक है, ये यूरोप की विलिंगनेस को दिखा रहा है कि ये फिर से कलेक्टिवली खुद को रिआर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये एग्रीमेंट इवेंचुअली यूक्रेन को नेटो स्टैंडर्ड एयरफोर्स बनाने की तरफ पहला स्टेप है। और अगर सब कुछ प्लान्ड पेस में चला तो 2030 तक यूक्रेन स्वीडन जॉइंट फैक्ट्रीज ऑपरेशनल हो सकती है। ग्राइपेन ई प्रोडक्शन लाइन के थ्रू यूक्रेन अपना एविएशन इकोसिस्टम रिबिल्ड करेगा और स्वीडन को मिलेगा एक रिलायबल पार्टनर जो डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपेंड करेगा। फाइनेंशियली दोनों कंट्रीज़ को नेटो और ईयू से सब्सिडी स्टाइल फंडिंग मिल सकती है। पॉलिटिकली ये रसिया के लिए लॉन्ग टर्म कंटेनमेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, लेकिन रिमेंबर ये डील लीगली बाइंडिंग नहीं है। अगर जियोपॉलिटिक्स बदली तो क्लॉजेस डिले या मॉडिफाई हो सकते हैं। नाउ अगेन इन द आउटरो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वेरिटास विद दिनकर को। एंड देयर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, कैन स्वीडन एंड यूक्रेन रीशेप यूरोप्स डिफेंस फ्यूचर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू हाईलाइट दोज हुज कमेंट्स आर बेस्ट।